हेलो एवरीवन, वेलकम। आज है 17th ऑफ जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 17th ऑफ जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। कल के क्वेश्चन का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देश का सबसे बड़ा ई वाहन चार्जिंग स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है। मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव लाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य असम बना है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल ये भी असम में ही स्थापित किया गया है। बृहस्पति ग्रह जो कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, इससे जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा के द्वारा जो मिशन लॉन्च किया जाएगा इसका नाम होगा लूसी। चर्चे में रहा लेमुरु अभ्यारण्य, ये एक हाथी अभ्यारण्य है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका क्षेत्रफल अभी हाल ही में घटाया गया है कोयला खनन के लिए, जिसके कारण ये चर्चे में आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में जॉर्जिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है यूएई। ये तो आप लोगों को मालूम ही है कि इजराइल और यूएई दोनों ही देशों के बीच सालों से ऐतिहासिक दुश्मनी चली आ रही थी, लेकिन लास्ट ईयर ही आप कह सकते हैं 2020 में इनकी जो ऐतिहासिक दुश्मनी थी ये फाइनली खत्म हुई और इनके बीच की दुश्मनी को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। इसलिए तो ऐसी भी न्यूज आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जयाद अल निहान और इजराइल के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन तीनों को ही 2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। हालांकि अब अमेरिका के भी प्रेसिडेंट बदल चुके हैं, जो बाइडेन बन गए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू की जगह अब इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये बन गए हैं नेफ्ताली बेनेट। आप समझते ही हैं, दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा सीक्वेंस से हर देश की एम्बेसीज बनाई गई हैं। सेम वैसे ही भारत की एम्बेसीज अलग अलग कंट्रीज में होती हैं जो कि भारत को रिप्रेजेंट करती है किसी भी मुद्दे को लेकर के। ये जो एम्बेसी रही है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में ये स्थित है। अच्छा, तेल अवीव ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है इजराइल में और इसी इजराइल के तेल अवीव स्ट्रीट का नाम कुछ समय पहले ही रविंद्रनाथ टैगोर स्ट्रीट किया गया है। अब यदि हम बात करें दोनों ही कंट्रीज की तो सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखेंगे, ये है इंडिया, इधर आप देख सकते हैं यूएई और ये है इजराइल जो कि भूमध्य सागर से सीमा साझा कर रहा है। यहां से सबसे पहले यदि हम बात करें कि भारत के इन दोनों देशों के साथ संबंध कैसे हैं, तो इजराइल के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए इजराइल जब 1948 में जब आजाद हुआ था, यानी कि जब ये सेपरेट हुआ था, तो शुरू में तो भारत के साथ इसके संबंध उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन 90s के बाद दोनों देशों के बीच में जो मित्रता है ये बढ़ने लगी थी। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, विवादों में रहा है अल अक्सा मस्जिद के कारण। प्राइम मिनिस्टर हाल ही में बनाए गए हैं नेफ्ताली बेनेट, प्रेसिडेंट बन गए हैं इसाक हर्जोग। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इजराइल के द्वारा एयर बॉर्न लेजर गन इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है जो कि ड्रोन को लेजर से भेद सकता है। इंटरनेशनल न्यूज बनी थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था। फिर यदि हम बात करें यूएई की, इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम। भारत के यूएई के साथ कैसे संबंध है? तो देखिए भारत के यूएई के साथ भी अच्छे संबंध है। दोनों देशों ने एक दूसरे की एम्बेसीज लगा रखी है दोनों ही देशों में। 1972 में यूएई ने भारत में भी कहा दिल्ली में अपनी एम्बेसी लगाई थी। इसके एक साल बाद 1973 में भारत ने भी यूएई में अपनी एम्बेसी लगा दी थी। और देखा जाए तो जो यूएई है ये भारत का 10वां सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश है। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता ही दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा अभी हाल ही में की गई है चाइना के द्वारा। अब इसे आप समझेंगे, देखिए पूरी दुनिया में ही कार्बन का उत्सर्जन ये लगातार बढ़ रहा है। अभी 5 साल पहले लगभग, हालांकि 6 साल हो गए हैं, 2015 में COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 का आयोजन किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ये जो समझौता रहा था, मतलब कि ये मीटिंग रही थी जो इसके मेंबर कंट्रीज की, इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने को लेकर के सहमति जताई गई थी। और देखा यह गया है कि दुनिया में जब से औद्योगिक क्रांति आई है, औद्योगिक क्रांति आने के बाद ही ये सारी समस्याएं जन्म लेना शुरू होती है। कहने का मतलब है कि देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ कार्बन का उत्सर्जन भी बढ़ रहा है।
जीवाश्म का ईंधन बढ़ रहा है, कोयला आधारित जो उद्योग है इनसे जो कार्बन निकलता है, काला धुआं आप कह सकते हैं, ये सभी समस्याएं हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण ये जो क्लाइमेट चेंजेस की समस्या है ये इन दिनों ज्यादा ही देखने को मिल रही है। और यदि देखा जाए तो कार्बन के उत्सर्जन में जो चाइना है ये दुनिया का नंबर 1 देश है, इसके बाद अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत का स्थान आता है। और लास्ट ईयर ही चाइना के द्वारा ये ऐलान किया गया था कि 2060 से पहले ही ये कार्बन का उत्सर्जन ये कम कर देगा। लास्ट ईयर लॉकडाउन था तो क्या हुआ कि पूरी दुनिया में ही जो कार्बन का उत्सर्जन है इसमें कमी देखने को मिली थी, क्योंकि उद्योग धंधे बंद थे, गाड़ियां भी उतनी ज्यादा नहीं चल रही थी। लेकिन अब क्या है कि फिर से जो लाइफ है ये पटरी पर आने लगी है, उद्योग धंधे फिर से शुरू हो गए हैं क्योंकि वो भी जरूरी है, और गाड़ियां भी सड़कों पर फिर से दौड़ने लगी है। इसमें से पेट्रोल का ज्यादा यूज होने लगा हम कह सकते हैं, और जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं ये अपना काम कर रही हैं, तो उससे जो निकलने वाला प्रदूषण है ये भी पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। अभी चाइना ने क्या किया है कि हम इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए अपना इसने एक रोड मैप तैयार कर लिया है। टारगेट रखा है 2030 तक कि हम 2030 के टारगेट तक ये जो कार्बन उत्सर्जन की समस्या है इसे कम करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, भारत के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसी COP21 में भारत के द्वारा किसकी घोषणा की गई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। भारत की ही पहल है, ये भारत की ऐसी पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर भारत में ही स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा। और टारगेट यह रखा गया था कि भारत 2022 तक अपनी कुल एनर्जी का मतलब कि 175 गीगावाट जो एनर्जी है ये भारत रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर लेगा। लेकिन अभी तक यदि देखा जाए तो ये केवल 69% ही अचीव हो पाया है। इसमें भारत ने अब एक नया टारगेट सेट कर दिया है। क्या टारगेट है, 2030 तक भारत अपनी एनर्जी का 450 गीगावाट ये रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेगा। अन्य कंट्रीज की यदि हम बात करें तो जो ब्रिटेन है इसने तो कब से फैसला करके रखा है कि 2030 में यानी कि आने वाले सालों में हम अपने देश में पेट्रोल डीजल कारें ये पूरी तरह से बंद कर देंगे। न्यूजीलैंड ने क्या किया है, तो ये क्लाइमेट चेंजेस के लिए कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हालांकि बहुत सारी चीजें हम इसमें रिलेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं चाइना की, जो कि अपने लंबे समय से नियोजित राष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम को शुरू करने जा रहा है कार्बन की समस्या से निजात पाने के लिए। चाइना की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है हैंड इन हैंड। चाइना का जो जिनजियांग प्रांत है ये हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है, इसलिए उइघर मुसलमानों के लिए यहाँ जो प्रताड़ना दी जाती है इसके कारण चाइना का विरोध काफी सारे देश कर भी चुके हैं। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सन ये चाइना के द्वारा ही डेवलप किया गया, इसका नाम क्या है, ईस्ट। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम है फास्ट की फुल फॉर्म बनती है 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, ये भी चाइना के द्वारा ही डेवलप किया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया की नंबर 1 कंट्री ये चाइना ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला अनाज एटीएम इसकी शुरुआत कहाँ हुई है, यानी कि इंडियाज फर्स्ट ग्रेन एटीएम, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा से की गई है। अभी तक आप लोगों ने एटीएम से पैसा निकालने वाली मशीन ही देखी होगी, अब यह है कि अब इस एटीएम से अनाज भी निकाला जा सकेगा। आप जो इमेज में देख रहे हैं ये है ग्रेन एटीएम, इसका नाम है अन्न पूर्ति। ये जो महिला है ये इससे अनाज निकालते हुए दिख रही हैं। इसकी स्थापना कहाँ की गई है, गुरुग्राम में। इस मशीन से अनाज निकालने के लिए जो भी उपभोक्ता हैं ये फिंगरप्रिंट यानी कि अंगूठे का निशान लगा करके इसके लाभार्थी बन सकते हैं। ये जो पहल है ये यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित की गई है और इसे ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसरी मशीन भी कहा जा रहा है। और मैं आप लोगों को इसकी खासियत बता दूं कि ये जो एटीएम मशीन है, ग्रेन एटीएम मशीन, इसके माध्यम से एक बार में 10 किलोग्राम तक का अनाज निकाला जा सकता है। और इसकी जो स्थापना है ये गुरुग्राम के सस्ते राशन की सरकारी दुकान में की गई है। जनता इससे काफी खुश भी है, वो इसलिए क्योंकि देखिए जो भी सामान तौलने वाला है जिससे ये अनाज लेते थे सरकारी दुकानों में, वो बेईमानी कर जाता था, कई बार एग्जैक्ट नहीं तौलता था जितनी जनता को चाहिए होता था, थोड़ा बहुत तो वो कम कर ही लेता होगा। तो ये एटीएम है जो ये इन्हें एग्जैक्ट अनाज दे सकेगी जितना इन्हें मिलना है। अच्छी पहल है। अब देखिए यहाँ बात की जा रही है अनाज एटीएम की, वैसे ही आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। यह है भारत का पहला अनाज एटीएम, वैसे ही भारत का पहला हेल्थ एटीएम, इसके बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है।
ये कहाँ शुरू किया गया है? लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन से। उत्तर प्रदेश में स्थित है सहारनपुर। इसी सहारनपुर में भारत का पहला मास्क एटीएम, इसकी शुरुआत की गई है। यदि हम बात करें कोच्चि की, तो एसबीआई के द्वारा भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम यानी कि फ्लोटिंग एटीएम, इसकी शुरुआत कोच्चि से ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अब टैक्सी ये तो आप सभी समझते हैं, बाइक टैक्सी ये भी आप सभी समझते हैं। अब ये जो बाइक टैक्सी होगी ये होगी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक। अभी ऐसा फैसला क्यों किया जा रहा है? तो पूरी समस्या वही है, ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंजेस की, बढ़ते प्रदूषण की। इन्हीं समस्या को देखते हुए अब कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। बीएस येदियुरप्पा जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। पर्यावरण का जो प्रदूषण है इसकी समस्या से निजात पाने में ये हेल्प करेगा, साथ ही ईंधन का भी संरक्षण कर सकेगा। यदि हम बात करें कर्नाटक की, तो इसकी राजधानी बैंगलोर, जिसे भारत की सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। इसी बैंगलोर में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी, इसकी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री मैंने बता ही दिया है। राज्यपाल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में बनाए गए हैं थावर चंद गहलोत। ये बनाए गए हैं कर्नाटक के नए राज्यपाल, जो कि पहले राज्यसभा में सदन के नेता थे, लेकिन अब राज्यसभा में सदन के नेता कौन बन गए हैं? पीयूष गोयल जी। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात की जाए तो बन्नरघट्टा, नागरहोल, अंसी, कुद्रेमुख, ये सभी नेशनल पार्क स्थित हैं कर्नाटक में ही। कर्नाटक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की यदि हम बात करें जो कि करंट से रिलेटेड है, तो हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर से भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार, इसकी शुरुआत की गई थी। भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक में स्थापित किया जा रहा है। कर्नाटक का 31वां जिला ये बना है विजयनगर, वेल्लारी से अलग होकर के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये वाराणसी के दौरे पर थे। वाराणसी जो कि इनका निर्वाचन क्षेत्र है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में 186 करोड़ की लागत से बना ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र है, क्या मैंने बताया है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इसका उद्घाटन किया है, जो कि जापान के सहयोग से बनाया गया है। इस सेंटर में इंडो जापान कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष, नाम ही है इसका रुद्राक्ष, जो कि कन्वेंशन सेंटर है। ये प्राचीन शहर काशी की सांस्कृतिक समृद्धि की झलक प्रस्तुत करेगा। और देखिए, लास्ट ईयर ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसी काशी से, आप बनारस कह सकते हैं, काशी एक रूप अनेक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का प्रसिद्ध केसरिया स्तूप ये जलमग्न हो गया है, यानी कि पानी में डूब गया है, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में, केसरिया स्तूप, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। देखिए, बिहार को यदि आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो ये तो है बिहार, और ये हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है। इसका रीजन ये है कि जो भी हिमालयी नदियां हैं ये बहते हुए अपना जल लेकर के आती हैं और बिहार में पलट देती हैं। अब सवाल ये भी बनता है कि उत्तर प्रदेश भी इससे प्रभावित हो सकता है, आसपास के राज्य भी, लेकिन बिहार ही इतना ज्यादा क्यों प्रभावित होता है? तो मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो छोटा नागपुर का पठार है, जहां आप लोगों को ये झारखंड दिख रहा है, फिर ऊपर से आती हुई, मतलब कि हिमालय से आती हुई जो नदियों का पानी है, ये जब बिहार में पड़ता है तो बिहार की आकृति मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कटोरा की आकृति की है। अब कटोरा कैसे होता है? बीच में थोड़ा गहरा टाइप से होता है, तो यहाँ का पानी भी इसमें मिला, और नागपुर का पठार, इसका भी पानी जाकर के इसी बिहार में मिल जाता है, जिसके बाद से हर साल जो बिहार है ये पानी की समस्या से, या आप कह सकते हैं कि बाढ़ की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो इसी बिहार में स्थित है केसरिया स्तूप, जो कि चर्चा का विषय है। ये पानी में जलमग्न हो चुका है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पटना से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। 104 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। अब आप ये याद रखेंगे कि ये जो केसरिया स्तूप है ये बौद्ध स्तूप है। इसके अलावा बिहार में स्थित दो अन्य बौद्ध स्थल हैं, महाबोधि और नालंदा, और दोनों को ही यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है। बिहार से रिलेटेड यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। साथ ही बिहार के ही बोधगया में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा, इसकी स्थापना की जानी है। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना की जा रही है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो ये हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है और इसे मनाए जाने की शुरुआत कब से की गई थी, 2015 में। जो यूथ है यानी कि युवाओं में स्किल डेवलपमेंट में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उन्हें इंकरेज करने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुरेखा सीकरी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो ये एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। आप लोगों ने इन्हें बालिका वधू या फिर बधाई हो मूवी में तो डेफिनेटली देखा होगा। जबरदस्त एक्ट्रेस थी ये, 3 बार की नेशनल अवार्ड विजेता सुरेखा सीकरी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का जो चीयर सॉन्ग है जिसका नाम है हिंदुस्तान वे, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है AR रहमान के द्वारा। हिंदुस्तानी वे जो कि गाया गया है अनन्या बिरला, जो कि एक बेहतरीन सिंगर है। इन्होंने AR रहमान के साथ मिलकर के इस गाने को लॉन्च कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक कहाँ होने हैं, जापान की राजधानी टोक्यो में। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये समर ओलंपिक है, 2020 का ये एडिशन है। इससे जो होगा नेक्स्ट 2024 में इसे होस्ट करने वाला है फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। जो विंटर ओलंपिक है नेक्स्ट होने हैं चाइना में। कब होने हैं, 2022 में। इससे नेक्स्ट 2026 में ये होस्ट करेगा इटली। आई थिंक ये डेटा अब आप लोगों को रट चुका होगा क्योंकि मैंने इस बात को कई बार बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाली तीसरे भारतीय कौन बने हैं। तो ये भी हाल ही में बन गई है सानिया मिर्जा, जो कि भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं और ये वीजा पाने वाली तीसरी भारतीय बनी है। इसके पहले ये वीजा संजय दत्त और शाहरुख खान दोनों को ही मिल चुका है। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि संजय दत्त शाहरुख खान को तो मिला है, एक और नाम मैंने आप लोगों को बताया था मोना विश्वरूपा मोहंती को, इन्हें भी तो गोल्डन वीजा मिला था और गोल्डन वीजा पाने वाली ये पहली ओडिया कलाकार बनी थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऑलरेडी UAE में रहती हैं। अभी मिला है सानिया मिर्जा को। और ये भी आप याद रखेंगे कि 2020 में इन्होंने एक अवार्ड अपने नाम किया था, फेड कप हर्ट अवार्ड, और फेड कप हर्ट अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय भी बनी थी। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे कि फेड कप जो कि महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है, जबकि जो डेविस कप है ये होता है पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड। और जिस गोल्डन वीजा की हम बात कर रहे हैं, इसके तहत जिस किसी भी नागरिक को ये वीजा मिलता है वह UAE में जाकर के मैक्सिमम 10 साल तक रह सकता है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था गुजरात। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, 2026 में जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा इसे होस्ट कौन सा देश करेगा। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।